आज का जो क्लास है ये रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का क्लास है, जिसका ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम लोग कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। खास तौर पे क्या होता है अगर कोई बॉडी मोशन में हो और वो जिस फ्रेम में है वो खुद भी मोशन में हो। जैसे कोई चलती हुई ट्रेन है, उसके ऊपर कोई अगर बंदर जा रहा हो, या एक चलती हुई जीप से कोई पुलिस वाला बुलेट को फायर कर रहा हो, तो बंदर वाले केस में आप जब स्पीड देखेंगे तो आपको बंदर की स्पीड निकालने के लिए बंदर की स्पीड में ट्रेन का भी स्पीड जोड़ना होगा। शर्त यह है कि देखने वाला ट्रेन से बाहर हो। या चलती हुई जीप से बुलेट को फायर कर रहे हैं तो देखने वाला अगर बाहर है तो उस केस में आपको बुलेट की स्पीड में जीप की भी स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, हमको नेट स्पीड का कॉन्सेप्ट लेना होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो शेयर की जाती है। शेयर इन द सेंस, अब ऐसे बुलेट जो है वेलोसिटी, जो बुलेट की जो वेलोसिटी है उसमें जीप की जो वेलोसिटी है बुलेट के लिए भी है, जो जीप की वेलोसिटी अपने लिए भी है और बुलेट के लिए भी है, तो ऐड करना पड़ा। ट्रेन की वेलोसिटी अपनी भी है और बंदर के लिए भी है। लेकिन है क्या, दोनों ही केस में जो ऑब्जर्वर है उसको उस फ्रेम से बाहर होना चाहिए। जैसे जीप से अगर बुलेट को फायर कर रहे हैं तो बुलेट की वेलोसिटी में जीप की वेलोसिटी जुड़ेगी, इसके लिए जो ऑब्जर्वर जीप से बाहर है। अब बंदर की वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी जुड़ेगी, अब किसके लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन से बाहर है। तो हम लोग इस तरह के केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। शुरू का 2 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो नेट में भी आया हुआ है और जेईई में भी आया हुआ है। और अगला जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। वो इनफैक्ट एक बुक आती है आई इरडो, उसे निकाला हुआ क्वेश्चन है, और वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। अब देखें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, काइनेमैटिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 का। A police van going on a highway with a speed of 30 km/h fires a bullet at the thief's car in the same direction with a speed of 192 km/h. If the muzzle speed of the bullet is 150 m/s, with what speed does the bullet hit the thief's car? क्या मतलब, एक पुलिस की कार है जो हाईवे पे जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है, 30 km/h। वो बुलेट फायर कर रही है थीव्स की कार की तरफ, जो कि उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। उसकी खुद की स्पीड कितनी है, 192 km/h। मदर स्पीड होता है नली की स्पीड, यानी कि वही गोली की स्पीड हो गई। इफ द मदर स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 m/s, with what speed does the bullet hit the thief's car? किस स्पीड से बुलेट जो है थीफ की कार को लगी। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीपी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस। यानी कि यहां से अगर हम निकालना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। अब यहां पर आप देखें कि जो पुलिस की वेलोसिटी थी वो 30 km/h है। पुलिस की वेलोसिटी कितनी, 30 km/h, और जो मजल स्पीड था, यानी कि जैसे बुलेट का स्पीड था पुलिस की जीप से फायर करने के समय,
यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वो कितना था 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं VP इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, या इसको जब आप किलोमीटर पर आवर में लाएंगे तो ये 540 किलोमीटर पर आवर आएगा। कैसे? मीटर को किलोमीटर में लाएंगे तो अब जानते हैं 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड को आवर में लाएंगे तो अब जानते हैं 3600 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आवर में आ जाएगा। ये हो गया 540 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी दी गई है? 30। यानी कि एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो गई? 30 प्लस 540 यानी कि 570 किलोमीटर पर आवर। इसको एक सरल भाषा में समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बुलेट की नेट स्पीड हुई, कुल स्पीड, उसमें वो कैसे आई? बुलेट की स्पीड में आपको पुलिस की स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। बुलेट की स्पीड में पुलिस मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये क्या आया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। फिर ये किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, यानी कि पुलिस की तुलना में प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो ये कितना दिया था? 30 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में ले आए। मीटर को किलोमीटर में लाना हो तो 1000 से भाग दें, 1000 से डिवाइड करें। सेकंड्स को आवर में लाना हो तो 3600 से डिवाइड करें और जोड़ लिया हमने। अब क्या है? अब अगर हम निकालें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, असल में मजल स्पीड होता है नली का स्पीड, जो नली का स्पीड है वही बुलेट का। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे? VB माइनस VG। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे अगर मान लें ये आपकी पुलिस है इस लाइन पे, इधर क्या है? थीफ है। इधर क्या है? थीफ। यानी कि चूंकि दोनों सेम लाइन में है, क्यों सेम लाइन में है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था आपके पास? 570 और थीफ का कितना था? 192। इसको माइनस कर ले, क्या आ जाएगा? कितना? 468 किलोमीटर पर आवर। 468 192 478 क्या आ जाएगा? 478 किलोमीटर। अब चाहे तो इसको मीटर पर सेकंड में भी ला सकते हैं। 478 इंटू 5/18 करके आप इसको मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं। यानी कि इसको सिंपल तरीके से समझे तो आप ये समझ सकते हैं क्या कि जैसे पुलिस की जीप से अगर बुलेट को फायर कर रहे हैं तो बुलेट की स्पीड दोनों ऐड हो गई। अगर देखने वाला बाहर है तो इस केस में जाहिर सी बात है हम थीफ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। थीफ तो पुलिस की जीप से बाहर है ना, तो पुलिस और जीप की स्पीड ऐड, पुलिस की जीप की स्पीड और बुलेट की स्पीड ऐड हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर हमने क्या किया? थीफ के रिस्पेक्ट में बुलेट का स्पीड निकाल दिया। उसी स्पीड से बुलेट जो है थीफ को टकराई। फिर आपको एनसीईआरटी में एडिशनल साइंस में एक और क्वेश्चन मिलेगा, इस उसी टाइप का आपको क्वेश्चन बता दें। किस टाइप का? वहां पे क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज अ बेल्ट। ये क्या है? बेल्ट है। आप पहले तो लिखिए, देयर इज अ बेल्ट, देयर इज अ बेल्ट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with the speed of 4 kilometer per hour. A child runs to and fro between father and mother
50 मीटर अपार्ट। एक बेल्ट है जो क्या कर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही है बाएं से दाएं। एक लड़का है जो बेल्ट पे मदर और फादर है, उनके बीच की दूरी 50 मीटर है और वो उनके बीच में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ रहा है। उनके बीच में वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ रहा है। अब क्या है, velocity of child with respect to belt is 9 km per hour. Velocity of child with respect to belt is 9 km per hour. For an observer on a stationary platform outside, find the velocity of child when going in the direction of belt दूसरा in the direction opposite to belt, तीसरा time taken to go from father to mother and mother to father। थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूरा यही है। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। फिर क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे है, उस बेल्ट से बाहर है, किसी रुके हुए प्लेटफॉर्म पे है। आप समझ लें, अलग है, बेल्ट से बाहर है, ग्राउंड पे है, आप समझ लें। उसका वेलोसिटी चाहिए चाइल्ड का, जब वो बेल्ट की डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू बेल्ट। और दोनों ही केस में फादर से मदर और मदर से फादर में आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, वो आप लिख लें, स्पेस कम है, उसको सीधे लिखवा रहा हूं। विच ऑफ द आंसर्स विल अल्टर, विच ऑफ द आंसर्स विल अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब बदलेगा। इफ द ऑब्जर्वर इज वन ऑफ द पेरेंट्स, अगर ऑब्जर्वर पेरेंट्स हैं तब, यानी कि देखने वाले माता पिता में से कोई एक हुए, तो इन तीनों में से किसका आंसर बदलेगा, ये आपको बताना है। पहले तो क्वेश्चन का सेंस समझें। क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्वेश्चन का सेंस ये है कि ये है बेल्ट, ये कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। यहां मान लेते हैं फादर है, यहां मान लेते हैं मदर है, और ये चाइल्ड है। दोनों के बीच का सेपरेशन है, मदर और फादर के बीच का सेपरेशन 50 मीटर है। सबसे पहली बात ये आती है कि जो ऑब्जर्वर इस बेल्ट से बाहर है, उसको बताना है कि अगर वो बेल्ट की दिशा में वो बच्चा भाग रहा है, बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तब कितनी वेलोसिटी मिलेगी और उल्टे में कितनी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू VC माइनस VD। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड
विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। यानी कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। अब क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट बी पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट बी नेगेटिव। अब ऐसा अगर आप करें तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, अब अगर मान लें पहले पार्ट में जो वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर से तक दोनों प्लस है ना, तो ये किस में आएगा? प्लस में प्लस 9। ये किस में आएगा? प्लस में प्लस 4। कितना आएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। आंसर फाइनली प्लस में है। प्लस का मतलब क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। प्लस का मतलब क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ, लिख सकते हैं फाइनल आंसर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। प्लस का मतलब लेफ्ट से राइट, यानी कि बेल्ट की डायरेक्शन। ये बेल्ट का डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ बेल्ट है, लेफ्ट से राइट। सेकेंड पार्ट में क्या है? VC इज इक्वल टू VCB, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट। अब ये उल्टा आ रहा है, ये उल्टा आएगा तो यहाँ कितना पड़ेगा? -9। ये तो हमेशा 4 ही रहेगा, तो आएगा -5 किलोमीटर पर। अब जहां तक सवाल है टाइम टेकन का, जहां तक सवाल है, अच्छा ये माइनस आया तो माइनस का मतलब क्या? अगर आंसर में माइनस प्लस आ रहा है तो माइनस का मतलब बेल्ट का उल्टा, यानी कि इस केस में राइट से लेफ्ट। तीसरे में आपका था क्या? टाइम टेकन। तो टाइम टेकन में क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड जो आया वो आया 9 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में ले आए तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन from father to mother and mother to father। कितना आएगा? T is equal to टाइम टेकन फ्रॉम फादर टू मदर और करते हैं, और से मतलब या, यानी कि चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से, यानी कि इधर से इधर जाए, फादर से मदर जाए, चाहे मदर से फादर। टाइम वही लगेगा, कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 50 और स्पीड कितना है? 5/2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या कि जब मैं टाइम निकालने की सोची तो टाइम निकालने में क्या आया? टाइम निकालने में हमने दोनों तरफ से टाइम बराबर लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि जो बेल्ट का स्पीड है जितना फादर को असर करेगा उतना ही मदर को करेगा, उतना ही चाइल्ड को करेगा। इसे टाइम टेकन दोनों तरफ से बराबर का है। बेल्ट का स्पीड जितना फादर को अफेक्ट करेगा उतना मदर को, उतना बच्चे को, इसलिए टाइम टेकन दोनों तरफ से बराबर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिखवा रहे हैं। लिखता कहता क्या क्या है कि कौन सा आंसर बदलेगा अल्टर अगर देखने वाले माता पिता में से कोई एक हो। तो इसमें क्या होगा? जो दो पार्ट था, कौन सा? बेल्ट की दिशा में और बेल्ट के उल्टी दिशा में, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, उसमें फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि जो स्पीड फादर की है बेल्ट की फादर को मिलेगी, वही मदर को मिलेगी, वही बच्चे को मिलेगी, और देखने वाला कौन है? फादर और मदर। तो लिख लें इन द सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जर्वर इज फादर और मदर, द स्पीड ऑफ द बॉय विल बी 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बॉय विल बी 9 किलोमीटर पर आवर। ये बात अलग है कि जब बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आपको उसको प्लस से दिखाना पड़ सकता है, बढ़ेगा, और उल्टा आ रहा होगा तो माइनस से, क्योंकि प्लस का मतलब बेल्ट की दिशा में और माइनस का मतलब बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन। ये थोड़ा सा हिंदी का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक दो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं तो उनके थोड़ा सा लैंग्वेज सिंपल कर रहे हैं। तो आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट विल चेंज बिकॉज द स्पीड ऑफ द बेल्ट विल इक्वली इफेक्ट, असर करेगा। द स्पीड ऑफ बेल्ट will equally affect
to the father, mother and child. And the third part remains unchanged. कौन सा थर्ड पार्ट? टाइम टेकन. तो टाइम टेकन में तो वैसे भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि टाइम टेकन में तो सीधा सीधा क्या निकालना था? डिस्टेंस बाई स्पीड. और उसमें चूंकि वो स्पीड बेल्ट का तीनों के लिए था, इससे टाइम टेकन में हमने बात की थी. टाइम टेकन में बात की थी. तो अगर मदर या फादर में से कोई एक ऑब्जर्वर हो जाएगा, मदर या फादर में से अगर कोई ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो उस केस में आपका जो वो है टाइम टेकन, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, टाइम टेकन वही रहेगा. तो लिख सकते हैं, वो तो मैंने लिखाई दिया. फिर भी इफ द ऑब्जर्वर इज आइदर फादर और मदर, आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट विल चेंज एंड इट विल बी 9 km/h प्लस इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट minus in the opposite direction of belt, plus in the direction of belt minus in the opposite direction of belt. However, the time taken remains the same. Time taken remains the same because the speed of belt will affect equally to the father, to the mother and the child. अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो इनफैक्ट जेई और नेट दोनों में आया हुआ है. देखिए, अ मैन गोज अप विद द हेल्प ऑफ एस्केलेटर. अ मैन गोज अप विद द हेल्प ऑफ एस्केलेटर. एस्केलेटर मतलब लिफ्ट कह सकते हैं, बेल्ट कह सकते हैं, जो स्टेशन वगैरह पे या एयरपोर्ट वगैरह बेल्ट होता है ना, इसके सहारे ऊपर जाते हैं. तो मैन गोज अप विद द हेल्प ऑफ एस्केलेटर इन टाइम t1. If the accelerator is not working, he goes up in time t2. What will be the time taken if the man goes up by walking on the moving accelerator? By walking on the moving accelerator. ये कहा गया क्या कि जो आदमी है वो एक्सेलेरेटर के सहारे, बेल्ट के सहारे ऊपर जा रहा है t1 टाइम में. फिर अगर बेल्ट काम नहीं कर रही तो खुद चल के जा रहा है t2 टाइम में. आपको बताना है उस केस में टाइम जब आदमी खुद चलता हुआ बेल्ट के सहारे ऊपर जाएगा, यानी कि बेल्ट भी मोशन में है और आदमी भी मोशन में है. उसको लिख लें, लेट द स्पीड of the man be v and that of accelerator be u, and the length to be covered, जितना ऊपर जाना चाहते हैं, length to be covered be l. तो पहले केस में आपको t1 इक्वल टू l अपॉन u मिलेगा, u इक्वल टू l अपॉन t1. अब दूसरे केस में t2 इक्वल टू l अपॉन v, तो v इक्वल टू l अपॉन t2. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एक बार आदमी का, एक बार बेल्ट का. तो ये पहला किसका था? पहले वो बेल्ट के सहारे जा रहा था, तो क्या किया, L/U कर दिया. और फिर वो बेल्ट यानी कि एक्सेलेरेटर के सहारे जा रहा था, और दूसरे केस में खुद जा रहा था, तो यहाँ पे V ले लिया. अब जब दोनों साथ साथ जाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग फायदा उठाते हैं नेट स्पीड का, कुल स्पीड. यानी कि when the man goes up by walking on the moving belt, P is equal to L upon U plus V. तो L upon U के लिए क्या जाएगा, L upon T1, यहाँ पे L upon T2. यहां से आप देखेंगे अगर L कॉमन निकाल देंगे
तो 1/T1 प्लस 1/T2। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पूरा पूरा एलसीएम नहीं, दोनों का प्रोडक्ट T1 T2, ये ऊपर का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा T1 प्लस। वैसे जब ये लिट और जेई में आता है तो उसका ऑप्शन दिया जाता है, वजन से दिया जाता है ऐसे 1/T = 1/T1 प्लस 1/T2, सेम आंसर आएगा। मतलब इसको तोड़ के आप ऐसा ले सकते हैं 1/T = 1/T1 प्लस 1/T2। मतलब कहानी ये है कि अकेले गया, बेल्ट के सहारे गया, फिर चलते हुए गया, तो दोनों केस, लास्ट वाले केस में जिसमें बेल्ट भी है मोशन में और आदमी भी मोशन में है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको दोनों की स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कुछ इसमें एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक फेमस बुक है इरोलोग, उसमें से निकाला हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो लास्ट हम लोग बता रहे हैं स्कूल लेवल से इसका कोई कंसर्न नहीं है, जो भी कंसर्न है वो कॉम्पिटिशन से। तो आप क्वेश्चन लिखते हैं, ए बोट इज कमिंग डाउन स्ट्रीम, downstream and meets a raft at A. After 1 hour, it returns back. And meets the raft 6 kilometer down the point A. Find the velocity of the flow. क्या है क्वेश्चन? एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम, धारा से नीचे आ रही है, एक राफ्ट टुकड़े को मिलती है एक पॉइंट पे। 1 घंटे के बाद ये वापस मुड़ती है, राफ्ट को 6 किलोमीटर नीचे मिलती है ए पॉइंट से जहां मिली थी। आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो बता दें, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी कि नीचे आ रहे हैं धारा के, डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं, कोई टुकड़ा मिला, 1 घंटे तक नीचे जाते रहे, वापस मुड़े, और जब वापस मुड़े तो टुकड़ा अब अपनी जगह से 6 किलोमीटर नीचे आ चुका है। आपको फ्लो यानी कि धारा की स्पेस कम होने की वजह से और उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को मिटा दिया गया है और सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको दोबारा याद दिला दें, जो क्वेश्चन का सेंस था वो क्या था कि एक बोट है, वो डाउन द स्ट्रीम आ रही है, धारा के साथ साथ नीचे आ रही है, और जो धारा के साथ साथ नीचे आ रही है तो उसको रास्ते में एक जगह पे कोई टुकड़ा मिलता है, राफ्ट मिलता है, और जब 1 घंटे के बाद वो बोट वापस मुड़ती है तो उसको वो राफ्ट अपने शुरुआती पोजीशन से 6 किलोमीटर नीचे की तरफ मिलती है। और आपको चाहिए क्या? आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लो चाहिए, स्पीड ऑफ फ्लो चाहिए, यानी कि जो धारा है उसकी गति चाहिए। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम का यूज़ किया जा रहा है, कुछ बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अब शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मान लें कि आप डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं और इस जगह पे ए पॉइंट पे आपको राफ्ट मिला, और जब आप 1 घंटे के बाद यहां से वापस मुड़े और जब आप यहां पहुंच गए क्यू पे, तो ये जो राफ्ट है वो 6 किलोमीटर नीचे चला है। ये राफ्ट 6 किलोमीटर नीचे चला है। तो हुआ क्या?
मतलब ए पॉइंट पे पहले आपको रेफ्ट मिला होगा, नीचे तक आ गए कौन, वो बोट, पी से वापस मुड़ी 1 घंटे के बाद, यानी कि एक तरीके से क्या यहां से यहां आने में जो टाइम लगा होगा उसको लिख रहे हैं 1 आवर, और पी से क्यू तक जाने में अगर माना टाइम लगा होगा तो उसको टी आवर मान लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, A is the point where the raft is found for the first time, फिर P is the point from where the boat returns back after 1 hour. Let the time T after returning when the boat meets the raft at point Q. At point Q. फिर ये भी लिख सकते हैं, let the speed of the boat be v1 and speed of raft b, speed of flow b v2, speed of flow b v2. अब देखें ये जो A से P तक का जो डिस्टेंस है, AP जो डिस्टेंस आएगा इसको ले सकते हैं V1 माइनस V2 इंटू 1, और PQ जो डिस्टेंस आएगा इसको ले सकते, ये आएगा कितना, AP जो आपका आएगा, AP क्या आएगा V1 प्लस V2, क्यों, क्योंकि आपका बोट भी नीचे आ रहा है और आपका जो स्ट्रीम है वो भी नीचे है। जब PQ की बारी आएगी तो ये क्या आ जाएगा V1 माइनस V2, और साथ में यहां आ जाएगा कितना, इंटू T, क्यों, इतना दूर जो आया PQ, PQ तक जाने में कितना टाइम लगा T। V1 क्या है, बोट का स्पीड, V1 क्या है, बोट का स्पीड, और V2 क्या है, फ्लो का स्पीड। तो जब बोट ऊपर जा रहा होगा और स्ट्रीम नीचे आ रहा होगा तो क्या बचेगा, V1 माइनस V2 इंटू T। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो PQ है, PQ को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, AP माइनस 6, क्योंकि पूरा कितना है AP और ये पूरा कितना है 6, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, AP माइनस 6। यानी कि अब ये कह सकते हैं, अब देखें यहां पे V1 माइनस V2 इंटू T, और ये कितना आ जाएगा V1 प्लस V2, 1 तो कोई मतलब नहीं रहा, इंटू माइनस 6। अब क्या हुआ, इसके अलावा एक और इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, द टाइम विच द राफ्ट गेट्स टू कम अप टू Q, the time which the raft gets to come up to Q, raft को उस टुकड़े को Q तक आने में जो टाइम लगा, तो Q तक जो आने में टाइम लगा वो कितना लगा, 1 घंटे तो यहाँ पे बीता और 3 घंटे यहाँ पे, तो 1 प्लस T। तो the time which the raft gets to come up to Q is 1 plus T hours। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, और raft तो आएगा किसकी स्पीड से, फ्लो की स्पीड से, धारा की स्पीड से, तो V2 इंटू 1 प्लस T, ये किसके बराबर, 6 के बराबर, ये किसके बराबर, 6 के बराबर। तो यहां से 1 प्लस T इज इक्वल टू क्या आया, 6 अपॉन V2, और T इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 बाई V2 माइनस 1, या 6 माइनस V2 बाई, या आपका, इसको हम कहते हैं क्या,
दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन यहां से बनाएंगे, कहां से, यहां से। क्या आप यहां से देखें तो आप ले सकते हैं क्या, t इज इक्वल टू क्या, v1 प्लस v2 माइनस 6 अपॉन v1 माइनस, इसका 1 क्या है, ये असल में हम पहले इसके बाद हम यहां पहुंचे थे, लेकिन यहां से अगर t निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, v1 प्लस v2 माइनस 6 अपॉन v1 माइनस v2, और साथ में यह। अब हमारे पास टाइम का दो इक्वेशन, कौन कौन सा, 1 और 2। तो 1 और 2 को कैलकुलेट करें, 1 ये वाला, 2 ये वाला, तो क्या क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 माइनस 6 अपॉन v1 माइनस v2, और यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा 6 माइनस v2 बाई 6 माइनस v2 बाई, दोनों को हमने इक्वेट किया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या आएगा, अब देखें, यहां से v1 v2 प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 6v2, यहां से 6v1 माइनस 6v2, फिर प्लस v1 v2, बल्कि ये आएगा माइनस v1 v2, क्या क्या आया, 6v1 ये रहा, फिर आपका माइनस 6v2 ये रहा, फिर माइनस v1 v2 ये रहा, और प्लस v2 का स्क्वायर। ये सारे टर्म्स यहां से कटेंगे। देख सकते हैं इंटरेस्टिंग क्या है, 2v1 v2 इज इक्वल टू 6v1, इसको सॉल्व करेंगे तो v2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को एक स्टेप के बाद आगे प्रोसीड नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में ये आता है कि यहाँ तो v1 का भी पता नहीं है और v2 का भी पता नहीं है। लेकिन आप जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो ये v1 का टर्म जो यहाँ पे कट जाता है। और इतना ही नहीं है, आप इसमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ये वैसे ये एक बहुत फेमस बुक है I.E. इरडोव, उसका क्वेश्चन है। हालांकि उसमें क्वेश्चन का इसे फर्स्ट पार्ट तक ही दिया गया है, लेकिन अगर आप उसके सेकंड थर्ड पार्ट तक भी जाएं तो आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। क्या, जैसे अगर आपको v2 पता है, इसका फ्लो का स्पीड, तो हमने देखा था क्या, यहाँ पे आप देखें, अगर आप v2 को इस पे प्लेस कर दें तो आपको v1 मिल जाएगा। और अगर आपको v1 v2 का पता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, या यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा, आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। यानी कि रैफ्ट को ऊपर से नीचे आने में जो टाइम मिला था वो तो पहले से ही पता था, 1 प्लस t, तो उसमें t निकाल के प्लेस कर दीजिएगा, वो भी मिलेगा। व्हाट आई मीन टू से दैट, क्वेश्चन में था फ्लो का स्पीड निकालना, लेकिन फ्लो का स्पीड मिल गया तो रिवर का भी स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम t भी निकाल सकते हैं। जो हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किया था, वो 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का था। तीसरा वाला वो जेईई और नेट दोनों में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी के लिए मेनली है, और अगला जो बता रहे हैं वो भी मेनली आईआईटी के लिए है। हालांकि उसका अगर बीच बीच का कॉन्सेप्ट अगर बायो वाले स्टूडेंट्स सीखें तो उनको एम्स लेवल तक के एग्जाम में काफी हेल्प मिल सकता है। वैसे मेनली है आईआईटी लेवल के। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखिए, there are 2 trains A and B heading towards each other with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर each. A bird shows to and fro motion between the trains. Find
the time after which the trains collide and number of trips made by the bird before the trains collide. सवाल ये है कि there are two trains A and B heading towards each other with the speed of 30 km each. 30 km each. A bird shows to and fro motion between the trains. Find the time after which the trains collide and number of trips made by the bird before the trains collide. Speed of the bird 60 km/h. वैसे ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एरोडो में मिलेगा और ये जो आईटी लेवल के लिए क्वेश्चन है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो लोग भी इसको देख रहे हैं इस क्वेश्चन को उनको चाहिए कि आपको HCV में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। आप उस सॉल्व एग्जाम्पल को जरूर देखें। वो भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक ट्रक मुड़ रही है और सामने वाली दीवार से उस ट्रक पे एक फ्लाई पतंगा या कीड़ा वो ट्रक को अप्रोच कर रहा है और जब तक ट्रक पूरा कर्व ले तब तक वो फ्लाई कितना ट्रिप बनाएगा। तो आप जाके देखेंगे कि आपको SCV में ऐसा सॉल्व एग्जाम्पल एक मिलेगा। हालांकि वहां पे रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट आपको इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। उसका भी आंसर इनफाइनाइट ट्रिप्स ही है लेकिन वहां पे यहाँ पे तो ये क्या है, यहाँ पे तो आपके पास दो ट्रेन्स है फिर वो बर्ड टू एंड फ्रो कर रही है। वहां पे जो दीवार है जहां से दीवार से वो कीड़ा या पतंगा या तितली उड़नी शुरू करती है दीवार तो रुकी हुई है तो थोड़े से का डिफरेंस है लेकिन अप्रोच बिल्कुल वही है। तो अब जो लोग भी आईटी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उनको जाके SC वर्मा का वो सॉल्व एग्जाम्पल देखना चाहिए काइनेमैटिक्स में। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है, ये आपके पास ट्रेन A है कि नहीं और ये ट्रेन B है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर के पार्ट ये दिया हुआ है क्वेश्चन। दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पार्ट है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा, अगर किसी में से ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा। दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 किलोमीटर पार्ट और दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेलोसिटी कहलाएगी वो 30 किलोमीटर पर आवर है। और जो बर्ड है VB ये कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर और ये है 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले लिखें लेट the direction from A to B. Let the direction from A to B be positive and B to A be negative. Let the direction of A to B be positive and B to A be negative. यानी कि इधर का डायरेक्शन जो है वो हम पॉजिटिव में ले लेते हैं और इधर का डायरेक्शन नेगेटिव में ले लेते हैं। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच करेंगी वो तो रिलेटिव स्पीड से अप्रोच करेंगी तो आप लिखें द टू ट्रेन्स विल अप्रोच APPROACH। ये थोड़ा सा जितना लैंग्वेज वीक है उनकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। द टू ट्रेन्स अप्रोच विद द रिलेटिव स्पीड। और ऐसे में अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे VA माइनस VB। फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो एक का तो प्लस है माइनस फॉर्मूले का है दूसरे का माइनस है तो इट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर।
ऐसे में टाइम जो निकालेंगे कौन सा, ट्रेन्स के कोलाइड करने से पहले का, तो टाइम ले सकते हैं टाइम इन विच द ट्रेन्स कोलाइड, तो टाइम इन विच द ट्रेन्स कोलाइड, तो आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 60, रेटेड स्पीड कितना आया 60, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना आया 1 तो 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेन्स क्या करेंगी, टकरा जाएंगी। अब आते हैं क्या, बर्ड कितना ट्रिप लगाएगी, कितना चक्कर काटेगी। तो सबसे पहले जर्नी ऑफ बोर्ड, जर्नी ऑफ बर्ड, जर्नी ऑफ बर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे निकलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बी, स्मॉल बी जो है वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, ये जो बी है वेलोसिटी ऑफ बर्ड है। तो अब बर्ड का जो वेलोसिटी आएगा वो तो आपका प्लस में था, ट्रेन भी उल्टा आ रही थी, वो कितना हो जाएगा -30, कितना बनेगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आएगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, क्यों शुरुआत में सेपरेशन कितना है ट्रेन का 60 किलोमीटर, तो टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, t1, डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड कितना है 90, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2/3, पहली बार आएगा 2/3 आवर्स में आएगा, याद रखिए। अब इस t1 टाइम में क्या होगा, वो दोनों ट्रेन्स जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, तो लिखें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन्स इन टाइम t1 टुवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन्स टुवर्ड्स ईच अदर इन टाइम t1 कितना आएगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मैंने लैंग्वेज लिखा दी है, उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या वो डिस्टेंस कितना आएगा, वो डिस्टेंस आएगा कितना, वो आएगा VAB इंटू t1, और जहां तक सवाल है VAB का, तो VAB तो इसमें कितना 30 इसका और 30 इसका, दोनों का जुड़ गया ना, तो कितना आएगा 60, क्यों जुड़ गया 30 माइनस फॉर्मूले का माइनस फिर दोबारा साइन का, 30 इसका माइनस फॉर्मूले का फिर इसका -30, यानी कि तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे VAB को लिखना चाहेंगे तो 30 माइनस -30, और टाइम कितना लगा 2/3, तो डिस्टेंस कितना आ गया 40 किलोमीटर। तो t1 टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को अप्रोच कर रही है कितने से 40 से, तो डिस्टेंस लेफ्ट कितना आया, डिस्टेंस लेफ्ट जो आएगा वो कितना आएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20 किलोमीटर। अब क्या करना पड़ेगा, अब जब बर्ड B से A की तरफ आएगी, बर्ड जब B से A की तरफ आएगी, इसको आप लिख रहे हैं क्या, देखिए when the bird comes from B towards A, तो उस केस में अगर आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू A जब निकालेंगे तो ये आएगा -60, क्योंकि उल्टा आ रही है ना, माइनस फॉर्मूले का और A का तो 30 था ना प्लस में, तो ये आएगा -90 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन सिर्फ दिखाने के लिए है उल्टा डायरेक्शन, माइनस साइन सिर्फ उल्टा डायरेक्शन दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे t2 निकालेंगे तो डिस्टेंस बचा था हमारे पास 20 और ये आ गया 90, यानी कि आप इसको लिख पाएंगे 2/3 का स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या करेंगे, t2 टाइम में कितना डिस्टेंस कम हुआ वो निकालेंगे, कितना डिस्टेंस बचा वो निकालेंगे, और फिर जो बर्ड है वो B के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी उसको निकालेंगे, और फिर देखेंगे कितना टाइम लगेगा।
क्या अगली बार T2 टाइम में दोनों कितना करीब आए, कौन सा, दोनों ट्रेन। फिर बर्ड को यहाँ से वहां तक जाने के लिए, बचे हुए डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा वो निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर आप निकालते रहेंगे तो क्या आएगा, T इज इक्वल टू टोटल टाइम, जो कि 1 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में ट्रेन टकरा जाएगी। तो T इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो जब इसको आप लिखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 2/3 का स्क्वायर मिलेगा, 2/3 का क्यूब मिलेगा, चलते रहे। और अभी तो पता नहीं है तो मान लिया 2/3 जो पावर n मिलेगा। n मतलब यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मैथ्स की भाषा में नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे क्वेश्चन की भाषा में नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो यहाँ पे लिख लें मैथमेटिकली n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैथमेटिकली n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n is number of trips made by the bird, number of trips made by the bird। अब इसमें अगर आप यहां पर, वैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, अब इसमें क्या हुआ, अब यहां पर ये आएगा 1, 2/3 का टर्म अगर आप कॉमन निकाल दें तो यहां बचेगा क्या, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चले जाएंगे। पहले आएगा 1/3, फिर आएगा 1/3 का स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे ना, चलते चले जाएंगे। तो ये आएगा 1/3 टू द पावर n-1। n-1 क्यों, क्योंकि आप एक तो 2/3 का टर्म कॉमन निकाल चुके। अब क्या होता है, इस तरह का जो टर्म है, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैथ्स वाले तो उसको AP-GP में पढ़ेंगे, जहाँ पे सिर्फ 1/3 पहला टर्म था, अगला आया 1/9, फिर आया 1/27, 1/81। क्या मतलब, 1/3 का रेशियो लगातार मेंटेन है। तो इस तरह के टर्म को बोलते हैं GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और वहां पे अगर कभी आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आप ले सकते हैं SN, यानी कि नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। ये आता है A into 1 minus r to power n by 1 minus r। अब देखिए यहां पे आपको इसको ले सकते हैं SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। GP से मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। R क्या है, रेशियो n नंबर ऑफ टर्म्स। A क्या है, फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म। इसको अगर सॉल्व करें तो 2/3, फर्स्ट टर्म तो यहां पे 1 था, यहां पे क्या लिख सकते हैं, हियर A इज इक्वल टू 1, लिख लीजिएगा, हियर A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/3, A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1/3। पहला टर्म क्या है, तो ये बचेगा 1 minus 1/3 to the power n। नीचे क्या था, 1 minus r, तो यहां पे क्या था, 1 minus 1/3। ये देखिए 1/3, ये 2/3 आएगा, कट जाएगा, तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, 1 minus 1/3 to the power n। ये किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो यहां से आप ले सकते हैं 1/3 to the power n, ये क्या आएगा, 1 minus 1, 0, n क्या आ जाएगा, इनफिनिट। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या आया, इनफिनिट। इनफिनिट से यहां पे मेरा मतलब है नॉट वेल डिफाइंड, अनडिफाइंड, कुछ कह नहीं सकते। या अब इस बीच में अगर आपसे कोई कहता है कि बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो आपको फाइनाइट मिलेगा, मतलब उसका कोई निश्चित वैल्यू मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बर्ड ने ट्रेवल किया, वो बर्ड ज्यादा से ज्यादा कितने देर तक ट्रेवल कर सकती है, 1 घंटे तक। और बर्ड की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख लें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड इक्वल्स टू v इंटू टी, v इंटू टी इक्वल्स टू 60 इंटू 1 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। यानी कि ऐसे v इंटू टी इज इक्वल टू
60 into 1 is equal to 60। तो कुल मिला के ये रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट 2 था, जिसमें हम लोगों ने तरह तरह का क्वेश्चन देखा। 2 एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, जो एडिशनल एक्सरसाइज का था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो जेईई नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए वाले आजकल इस तरह का क्वेश्चन देते हैं। फिर हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था, वो जेईई नेट में ऑलरेडी आ चुका। और बाकी 2 क्वेश्चन जो था वो इरेडोव पैटर्न का था। इरेडोव आमतौर पे काफ़ी फेमस बुक है। किसी जमाने में आईआईटी में जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे तो लोग इरेडोव का सहारा लेते थे। तो हमको नाम से नहीं डरना है, इरेडोव हो चाहे कोई भी बुक हो, मेन चीज़ हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आके कंप्लीट होता है और अगले क्लास से हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्टार्टिंग करेंगे।